सेक्शन 2 क्लोज 52, 53 एंड 54 हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप बच्चे ध्यान देंगे। 52 इज अबाउट लिस्टेड कंपनी, 53 इज मैनेजर एंड 54 इज मैनेजिंग डायरेक्टर। ये तीनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन तीनों को ध्यान से समझना। शुरुआत करते हैं लिस्टेड कंपनी से। सेक्शन 2 क्लोज 52 मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज मतलब कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू कंपनी मार्केट से इन्वेस्टर से पैसा रेज करती है। इसकी डेफिनेशन के लिए आप सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिटेल में इसकी डेफिनेशन है। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की डेफिनेशन, SCRA की डेफिनेशन, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आप सब बच्चों को अच्छे से आनी चाहिए। इसमें सभी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, डेरिवेटिव्स, इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। अब किसी को भी एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज यानी सिर्फ शेयर्स की बात नहीं है, एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज क्या होती हैं? इसके लिए हमें सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA के अंदर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आपको सब बच्चों को इसको देखनी है। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की अगर डेफिनेशन, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन अगर नहीं है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। या फिर अगर SCRA अगर एक्ट अगर आपकी स्टडी मटेरियल में है तो आप वहां से भी इसे रेफर कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो बच्चों दो कंसेप्ट सीखने हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज यानी जहां पर आप अपनी सिक्योरिटीज को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है, उन्हें किराए पे दे सकते हो, बोरो कर सकते हो। तो जहां आपने डिफरेंट डिफरेंट काम आप सिक्योरिटीज के लिए संबंध में आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, यानी शेयरों की दुकान, मंडी, शेयरों की मंडी को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RSE एंड SE? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? यानी जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया है, किसने किया है रिकॉग्नाइज? जिसको रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जिसे पहचान दी है, जिसे मान्यता दी है, तो उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। देखो अब एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, एक तरफ कंपनी है, आप ध्यान से बात को सुनना। लिखो लिस्टेड कंपनी का मतलब बता रहा हूं कि लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब होता है, ठीक है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी यानी एक ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, जिसने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ, अब वो स्टॉक एक्सचेंज कैसी होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होनी चाहिए। अब लिस्टेड कंपनी और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट को बच्चों कहा जाता है, लिस्टेड कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट को कहा जाता है लिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या कहा जाता है इसे? लिस्टिंग एग्रीमेंट। लिस्टिंग एग्रीमेंट आप कुछ इस तरह से बात को समझो, ठीक है। सिक्योरिटीज कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। आप मेरी बात को इस तरह से समझो, आपकी एक दुकान है, ठीक है, और मैं एक बिस्किट बनाता हूं। आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट्स, राइट। और आपकी दुकान है, आपकी किराने की दुकान है। मैं आपके पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई साहब आप मेरे बिस्किट बेचो, ठीक है। आप कहते हो भाई साहब मेरी मार्केट में बड़ी तगड़ी गुडविल है, मेरा नाम है मार्केट के अंदर कि फलाने की दुकान पे माल बढ़िया मिलता है। तो कोई सिंपल एग्जांपल से थ्रू मैं ये कंसेप्ट को थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये बहुत डिटेल में, डेप्थ में पढ़ना है आपको अपने सिलेबस में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये छोटा सा एग्जांपल आपकी मदद कर सकता है, एक ईंट का काम कर सकता है। आपकी जो नॉलेज रूपी बिल्डिंग बननी है उसमें मेरा एक छोटा सा एग्जांपल उस ईंट की तरह काम करेगा एक, और वो हर ईंट इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो
हम क्या बात कर रहे थे कि आपकी किराने की दुकान है और मैं बिस्किट बनाकर बेचता हूँ। तो मैं आपकी दुकान पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ भैया आप मेरे बिस्किट बेचा करो। आप कहते हो भाई मेरी बड़ी तगड़ी गुडविल है, मेरा नाम का सिक्का चलता है मार्केट में। तो मैं आपके बिस्किट पहले जांचूंगा, परखूंगा, और मुझे अगर क्वालिटी अच्छी लगेगी तो मैं अपने शोकेस में, विंडो पे रखूंगा, इसको अपने काउंटर पे रखूंगा। तो ऐसे ही जब कोई कंपनी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज उसी को सेम ये चीज़ बोलती है। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है लिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या कहा जाता है बच्चों? उसको लिस्टिंग एग्रीमेंट। अब इस लिस्टिंग एग्रीमेंट के थ्रू जो इकरार हुआ, उसके बाद वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या बन जाती है? लिस्टेड कंपनी। ठीक है। देखो, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है कि नहीं कंपनी है? हाँ, इसके लिए सिन नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो ये जो सिन नंबर होता है ना, इसका पहला जो डिजिट होता है, अगर ये यू से स्टार्ट हो रहा है तो यू का मतलब है कंपनी अनलिस्टेड है। इसका मतलब है कंपनी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। अगर इसके नाम के पीछे एल लगा हो तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। शाबाश बेटा, आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। शाबाश। आइए आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 53, मैनेजर। भाई मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर में डिफरेंस करना। देखो, फंक्शनल मैनेजर, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं इस डायग्राम पे फिर भी चर्चा करूंगा। एक गाना सुना बेटा मैंने, तस्वीर बनाता हूँ तेरी। आप गाने सुनते हो? मैं जिम में गाने सुनता हूँ, बस जबरदस्ती मुझे सुनाए जाते हैं। अदरवाइज या फिर मुझे कार में गाने सुनना पसंद है, अदरवाइज मैं घर पे शांत रहना पसंद करता हूँ। घर में मैं कभी गाने नहीं सुनता। लेकिन मैं रेडियो में कभी कभी एफएम पर एक गाना आ रहा था। देखो, जब आप किसी चीज से प्यार करते हो ना, जब आप किसी चीज से प्यार करते हो तो आप बस करते हो। तो मैं कंपनी से प्यार करता हूँ बेटा, तो मेरे दिलो दिमाग पर ये कंसेप्ट छाया रहता है। तो मैं कार चला रहा था, कार में गाना बज रहा था। अब उतना सुरीला तो मैं हूँ नहीं जितना वो सुरीला वो गायक था। नाम नहीं मुझे पता उस गायक किसने गाना गाया है, आप सर्च करना। आप इंटरनेट पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना। गाने के बोल हैं, तस्वीर बनाता हूँ तेरी, तस्वीर नहीं बनती। अब ला ने तो बोल दिया कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तस्वीर बनाता हूँ तेरी, तस्वीर नहीं बनती। तो कंपनी की, अब कंपनी को अगर हम पढ़ेंगे, कंपनी के साथ हम शादी नहीं कर सकते। कंपनी एक पर्सन तो है, तो क्या हम उससे शादी कर सकते हैं क्या? एक लड़की बोलती है नहीं मैं तो रिलायंस लिमिटेड से शादी करूंगी। अरे बेवकूफ, वो कंपनी है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आप उसे वैलेंटाइन ऑफर नहीं कर सकते हो, आप उसे अपना हाथ नहीं मिला सकते हो। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक कंसेप्ट है। कानून की नजरों में वो एक पर्सन है, वो एक्चुअल पर्सन नहीं है। तो मेरा दिमाग देखो कहाँ पर, मैं उस गाने के साथ कंपनी को रिलेट कर रहा हूँ। तस्वीर बनाता हूँ तेरी, तस्वीर कैसे बनाऊं? ठीक है, तो उस आइडिया पे काम करना शुरू किया। अगर हम कंपनी की तस्वीर बनाएं तो कंपनी कुछ इस तरह से नजर आएगी बेटा। सर ये डमरू सा क्या बना दिया आपने, ये डमरू सा क्या बना दिया? आप में से जिन बच्चों ने कंप्यूटर पहले यूज किया है, तो पहले ऐसा डमरू सा आता था। आजकल तो वो सर्कल सा आता है ना, कि मान लो कंप्यूटर वांट्स टू टेक इट्स टाइम टू ओपन अ फाइल और ओपन अ प्रोग्राम, तो एक वो गोल सर्कल सा नजर आता है आजकल तो। लेकिन पहले ये टाइम नजर आता था। ऐसी घड़ी भी होती थी पहले के ज़माने में, क्या नाम बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता इसका, एक्चुअली पता है मुझे, माइंड में क्लिक नहीं कर रहा। चलो वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। कुछ कंपनी की तस्वीर इस तरह से होती है। देखो, कंपनी का जो सिरमौर है, कंपनी के जो सबसे ऊपर लोग हैं, शाबाश, आप ध्यान से सुनना इस बात को। इस डायग्राम को मैं फ्यूचर में भी आपसे डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। देखो, जो कंपनी का सिरमौर है, कंपनी की जो सबसे बड़ी चीज है, वो है इसके शेयर होल्डर्स। वो कौन है? इसके शेयर होल्डर्स। इसके बाद जो दूसरी चीज कंपनी की जो सबसे बड़ी चीज है, वो है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और तीसरी जो चीज़ है वो है मैनेजरियल पर्सनल्स। मैनेजरियल पर्सनल्स, इसमें कौन आता है? एमडी आता है इसमें। इसमें कौन आता है? मैनेजर आता है इसमें। इसमें कौन आता है? डब्ल्यूटीडी, होल टाइम डायरेक्टर आता है। अब इन तीनों में खास बात क्या है? ये शेयर होल्डर क्या है बेटा? रियल ओनर्स। रियल ओनर्स, कंपनी के रियल ओनर्स हैं। तो ये अपने डिसीजन मेकिंग पावर इन सबके पास है। इन तीनों में सबके पास डीएमपी है, डिसीजन मेकिंग पावर है। तो ये अपनी डिसीजन मेकिंग पावर जनरल मीटिंग में यूज करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या है? कंट्रोल है कंपनी का। अल्टीमेट कंट्रोल एंजॉय कौन करता है? डायरेक्टर्स। ये अपना डिसीजन कहाँ लेते हैं? बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए कंपनी के जनरल मीटिंग के कंसेप्ट और बोर्ड मीटिंग के कंसेप्ट जब शुरू होंगे, अपनी जानें कुर्बान कर देना उस कंसेप्ट को सीखने के लिए। जिंदगी में कंपनी लॉ में कभी मार नहीं खाओगे। तो जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग के कंसेप्ट जब जब भी शुरू होंगे, आप अपनी जानें कुर्बान कर देना इसके लिए। मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजरियल पर्सनल्स, इसमें एमडी, ये क्या करते हैं? दे कंट्रोल डे टू डे अफेयर्स। कंट्रोल डे टू डे अफेयर्स, यानी कंट्रोल डेली अफेयर्स कह लो, डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी। रोज दैनिक कंपनी के कंट्रोल करते हैं। और ये कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, तो डेली बेसिस पे इनकी डिसीजन मेकिंग होती है। ये कंपनी के एम्प्लॉयज भी होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि वो एम्प्लॉयज भी हों। शेयर होल्डर्स तो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। अब बेटा आप ध्यान से एक बात को समझना, यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि ये डायग्राम ऊपर से तो चौड़ा है, नीचे कम होता जा रहा है। ऐसा पता क्यों हो रहा है ये डायग्राम में? अब आप मुझसे पूछो सर ऊपर से आपने ये रेक्टेंगल या स्क्वायर क्यों नहीं बनाया? देखो इसके 3 लेवल हैं, डीएमपी के 3 लेवल हैं, 1, 2 और 3। एक चीज देखना, कंपनी में शेयर होल्डर्स ज्यादा होंगे डायरेक्टर्स की तुलना में, और डायरेक्टर ज्यादा होंगे मैनेजरियल पर्सनल की तुलना में। यानी शेयर होल्डर ज्यादा है, टीम बड़ी है, फिर डायरेक्टर्स और फिर मैनेजरियल पर्सनल। तो ये यूं वी शेप का या ये इस तरह का ये आ रहा है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आई? है ना, जिम में हम अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को इस शेप में बनाने की कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत लगती है इसमें। तो ये कंपनी की बॉडी ऊपर से जो वी शेप में नजर आ रही है। फिर ये इसका जो निचला पार्ट है वो आपको ये जो निचला पार्ट है इसमें क्या हो रहा है? ये भी डेलीगेशन ऑफ पावर की तरह है। देखो बेटा, अब यहाँ पे आके किसी भी कंपनी के 4 मेन कोर फंक्शंस हैं। वो क्या हैं? देखो प्रोडक्शन है। देखो सबसे पहले फाइनेंस की बात करते हैं, पहले पैसा आता है फिर बात शुरू होती है। फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद रख के घर तो सजा के तो रखोगे नहीं, बेचोगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और इस सब काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स। अब ये क्या है? ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हैं। और इन फंक्शंस को जो एग्जीक्यूट करेगा, इन फंक्शंस को जो एग्जीक्यूट करेगा उसे कहेंगे फंक्शनल मैनेजर। क्या कहेंगे बेटा? उसे कहेंगे फंक्शनल मैनेजर। ठीक है, इन फंक्शंस को कोई माइका लाल एग्जीक्यूट करेगा तो उसे कहा जाएगा फंक्शनल मैनेजर। अब ये फंक्शनल मैनेजर, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे कहें, जनरल मैनेजर फाइनेंस, जनरल मैनेजर फाइनेंस, जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, जनरल मैनेजर मार्केटिंग, जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, और फिर इसको फिर जोन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जोन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर सुपरवाइजर्स होंगे, फिर एम्प्लॉयज होंगे। तो कोई टीम बढ़ती जा रही है। ऊपर से देखो टीम, यहाँ देखो जनरल मैनेजर लेवल पर यहाँ सिर्फ 4 ही लोग थे, जोनल लेवल पर 8 या 16 लोग होंगे, वटेवर। उसके नीचे उनके सबऑर्डिनेट्स, फिर सुपरवाइजर्स, फिर एम्प्लॉयज। ये टीम बड़ी बनती जाएगी। यानी पहले पावर कुछ लोगों के पास थी, फिर ज्यादा लोगों के पास। देखो ये पावर, देखो ऊपर से लेके नीचे तक, दिस इज द डेलीगेशन ऑफ पावर। यहां से लेके यहां तक कितना खूबसूरत तरीके से, कितनी खूबसूरत तरीके से अथॉरिटी को, पावर को, राइट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट किया जा रहा है लोगों के बीच में। ये नज़ारा देखने के लायक है, ये नज़ारा देखने के लायक है। तो टिपिकली तस्वीर बनाता हूँ तेरी तस्वीर नहीं बनती। अगर कंपनी की हम तस्वीर बनाना चाहें तो बच्चों ये तस्वीर बन सकती है कंपनी की।
तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली मैनेजर की डेफिनेशन। आपको मैंने बात करी मैनेजर मींस इंडिविजुअल, राइट। अब ये मैनेजर कौन सा मैनेजर है? यहाँ पे तो बहुत सारे मैनेजर हो गए, जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, जनरल मैनेजर फाइनेंस, जोनल मैनेजर प्रोडक्शन, जोनल मैनेजर मार्केटिंग, जोनल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ किस मैनेजर को डिफाइन करने की कोशिश करता है कंपनीज एक्ट 2013? ये बात ध्यान रखना बेटा, जो मैनेजर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 53 ने दी है ना, वो फंक्शनल मैनेजर की बात नहीं कर रहे। सबसे पहले तो बात को ये क्लियर कर लेनी चाहिए। जो नए नए रंग रूट्स हैं, जो नए नए लोग आते हैं कंपनी लॉ पढ़ने के लिए, वो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं करनी है बेटा। यहाँ जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 में जो मैनेजर की बात हो रही है, वो फंक्शनल मैनेजर की बात नहीं हो रही है, वो मैनेजरियल पर्सनल की बात हो रही है। तो शेयर होल्डर्स होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं। अब बहुत सारे शेयर होल्डर्स, रिलायंस के अगर 1 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं तो 1 करोड़ असली मालिक हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनके पास डिसीजन मेकिंग डेली, उनके पास स्पेसिफिक एक डिसीजन मेकिंग पावर है। वो क्या डिसीजन कर सकते हैं? डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को हटा सकते हैं। डायरेक्टर्स क्या करेंगे? कंपनी को अल्टीमेट कंट्रोल करेंगे। लेकिन डायरेक्टर भी आप पढ़ोगे कंपनी लॉ को इन डेप्थ में, साल में 4-5 बार ही असेंबल होंगे। तो साल में दिन कितने होते हैं? 365। और कंपनी क्या करती है? बिजनेस का मतलब क्या होता है? बीइंग बिजी इन अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। भाई साल में 365 दिन अगर डायरेक्टर 4-5 बोर्ड मीटिंग करेंगे तो बाकी दिन क्या होगा? तो वी नीड सर्टेन पर्संस हु कैन कंट्रोल डे टू डे अफेयर्स। तो इस काम के लिए मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट करते हैं, मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। तो उन मैनेजरियल पर्सनल को, उस मैनेजर पर्सनल को एमडी बोल सकते हैं, मैनेजर बोल सकते हैं। यहां जो मैनेजर वर्ड आया ना, आप इस डायग्राम में ध्यान से देखना बेटा, ये जो मैनेजर वर्ड यहां पे आ रहा है, जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, इस मैनेजर की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 53। वो इस मैनेजर की है, वो इन मैनेजर्स की नहीं है। वो जनरल मैनेजर, ये वाले फंक्शनल मैनेजर्स हैं बेटा, ये वाले फंक्शनल मैनेजर्स हैं। इनको डिफाइन सेक्शन 253 नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो ये है जो आपको यहां पर सीखनी चाहिए। आइए हम मैनेजर की डेफिनेशन यहां पर करेंगे। मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू सुपरिंटेंडेंस। सुपरिंटेंडेंस का मतलब उसके कंट्रोल में, सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी मैनेजर किसके नीचे काम करेगा, किसके कहने से काम करेगा? डायरेक्टर्स के कहने के काम करेगा। हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल, हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर or any other person occupying the position of a manager by whatever name called, whether under a contract of service or not। अगर डायरेक्टर भी किसी भी नाम से, नाम यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नेम मैटर्स नथिंग, नेम मैटर्स नथिंग, और फंक्शंस मैटर करते हैं। यहाँ पे फंक्शंस मैटर करते हैं। तो अगर कोई पर्सन कंपनी के, ये होल, ये आप लाइन पढ़ो ना बेटा, includes a director or any other person occupying the position of a manager by whatever name called। नाम तो मतलब ही नहीं है, फंक्शंस मैटर करते हैं। whether under a contract of service or not, चाहे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है, लेकिन एक आदमी होल ऑफ द अफेयर्स को कंपनी के कंट्रोल, होल और सब्सटेंशियली द होल अफेयर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो उसे हम मैनेजर मान लेंगे। चाहे उसके बीच में, उसकी और कंपनी के बीच में इस तरह का कोई एग्रीमेंट या करार है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाबाश। और आगे हम डेफिनेशन करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसे मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी कौन से टीम का पार्ट है? मैनेजरियल पर्सनल जो हम बात करते हैं। शाबाश। जो हमने इस डायग्राम के जो ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट, यहाँ पे जो कंपनी लॉ पढ़ते हैं ना बेटा, कंपनी लॉ आप यहाँ तक पढ़ते हैं, यहाँ से कंपनी लॉ के जो मैटर्स होंगे वो यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। इससे नीचे के आप नहीं पढ़ोगे कंपनी लॉ के अंदर। तो मैक्सिमम कंपनी लॉ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक खत्म होता है। शाबाश बेटा। कंटिन्यू रखेंगे क्लास, एक टेक्निकल छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, इसके बाद क्लास कंटिन्यू रहेगी और मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन हम आगे करने वाले हैं।